गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को पढ़ लिया था पूरी तरह से। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी छात्र को अगर कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गिजू भाई। इसके अंतर्गत हम गिजू भाई का जीवन दर्शन और शैक्षिक दर्शन का अध्ययन करेंगे। गिजू भाई का नाम वैसे अगर अन्य शिक्षा शास्त्रियों से तुलना की जाए तो हमें सुनने में कम आता है, लेकिन इन्होंने कार्य बहुत ज़मीनी स्तर पर किया है। इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। गिजू भाई का पूरा नाम गिरजाशंकर भगवान जी दास बधेका था और इनका जन्म 15 नवंबर सन 1885 को चित्तल सौराष्ट्र में हुआ था। और इनके समय की जो स्कूली शिक्षा थी वो बहुत यातनापूर्ण थी, यानी विद्यालय में मारपीट का माहौल था और इसका इनके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। ये इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मुंबई में पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की और कुछ दिन वकालत करने के बाद उन्होंने वकालत छोड़ दी और शिक्षा के जगत में प्रवेश किया। गिजू भाई बालक की स्वतंत्रता के समर्थक थे और उनका ये मानना था कि अगर हम बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करें तो हम बेहतर ढंग से उसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। और इन्होंने अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए। इन्होंने बाल साहित्य का निर्माण किया और गुजराती में 200 से अधिक बाल पोथियाँ लिखकर सारे गुजरात के बच्चों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया। इनका निधन 23 जून 1939 को मुंबई में हुआ। और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य गांधी जी ने किया है वही कार्य इन्होंने, गांधी जी ने जो कार्य राजनीति के क्षेत्र में किया है, गिजू भाई ने वही कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किया है। अब इसके बाद आते हैं इनका जो दार्शनिक चिंतन है, तो इन्होंने किसी नए दर्शन का प्रतिपादन नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से हर दार्शनिक का कोई ना कोई दर्शन होता है, अपना जीवन दर्शन होता है, तो वही वैसा ही इनका भी दर्शन है। गिजू भाई भगवान आशुतोष के भक्त थे और उनके अनुसार इस सृष्टि का निर्माता, पालक और संहारक ईश्वर है और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग धर्म नैतिकता का पालन करते हुए इस भक्ति में तल्लीन रहना है। यानी मतलब ये इस विचारधारा को मानने वाले थे कि इस सृष्टि का जो संचालक, संहारक और निर्माणकर्ता तीनों ईश्वर हैं। इसके बाद इनकी ज्ञान मीमांसा अगर देखें तो इन्होंने दोनों तरह के ज्ञान को आवश्यक माना है और इन्होंने, जैसे कि अन्य विचारकों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के ज्ञान को आवश्यक माना है, और जिसमें से भौतिक जगत के ज्ञान का माध्यम इन्होंने इंद्रिय माना है और आध्यात्मिक ज्ञान का माध्यम इन्होंने अंतःकरण द्वारा माना है। और संपूर्ण जीवन को प्राप्त करना इन्होंने जीवन का लक्ष्य माना है। इसके बाद आते हैं इनकी आचार मीमांसा, मूल मीमांसा में। तो मूल मीमांसा के अंतर्गत चूँकि हम ये देखते हैं कि वो कौन से कर्म हैं जो करणीय हैं और कौन से कर्म अकरणीय हैं, तो उन्होंने नैतिकता विहीन मनुष्य को मनुष्य नहीं माना, बल्कि सत्य, अहिंसा और ईमानदारी को मानवीय मूल्य माना है। और इनका ये मानना है कि व्यक्ति को प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, स्नेह, करुणा, दया व परोपकार का भाव रखना चाहिए। और इन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। इसके बाद आते हैं शिक्षा की अवधारणा पर। तो इन्होंने शिक्षा को जीवन व्यापी प्रक्रिया माना है और ये माना है, इनका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी को सिखा नहीं सकता और उस शिक्षा का उद्गम अंतरात्मा की भूख है। मतलब अगर आप ये देखो तो आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं सिखा सकते जब तक उस व्यक्ति को सीखने की इच्छा उसके अंदर से नहीं विकसित होती। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा, एक जगह इन्होंने तुलना करते हुए पुरानी शिक्षा और नई शिक्षा में तुलना करते हुए एक बार एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि पुरानी शिक्षा सरल रीति से प्रसन्न करके शिक्षा देती है, जबकि नई शिक्षा तब तक प्रतीक्षा करती है जब तक कि खुशी की उत्पत्ति स्वयं नहीं हो जाती। अगर आप ये देखो तो ये दोनों विचारधाराओं में कितना अंतर दिखाई देता है। इनका ये कहना है कि पुरानी शिक्षा प्रणाली सरल रीत से प्रसन्न करके शिक्षा देती है, यानी बालक को खुशी खुशी शिक्षा प्रदान करने की बात करती है, लेकिन जो नई शिक्षा है वो तब तक प्रतीक्षा करती है जब तक कि खुशी की उत्पत्ति
स्वयं नहीं हो जाती। यानी इसका आशय ये हुआ कि बालक को तब तक कुछ मत सिखाइए जब तक कि वो उसके अंदर से खुद से सीखने की प्रवृत्ति न जागृत हो, यानी वो खुशी खुशी खुद से सीखने को बिल्कुल तत्पर न हो जाए। पुरानी शिक्षण की सफलता इस बात से मापती है कि ज्ञान कितना मिला, जबकि नई शिक्षा पद्धति शिक्षण का मूल्यांकन इस रूप में करती है कि हर प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करने की बालक की शक्ति कितनी बढ़ी। मतलब अगर आप ये देखो तो यहाँ पर भी आपको विभेदीकरण दिखता है कि पुराना जो ज्ञान मतलब पुरानी शिक्षण पद्धति है उसमें ये माना जाता है कि बालक ने कितना सीख लिया, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन इनका ये कहना है कि जो नई शिक्षण पद्धति है उसमें बालक के ज्ञान का मूल्यांकन इस बात पर किया जाता है कि उसमें ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति कितनी बड़ी, यानी मानसिक विकास। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था ना, पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि बालक को कुछ विषयों का ज्ञान देना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं जितना उसकी मानसिक शक्तियों या बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना है, जैसे चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति इत्यादि। तो ये सारा जब बढ़ता है बालक का तो जाहिर सी बात है उसका जब मानसिक विकास होगा तो ज्ञान तो वो अपने आप प्राप्त कर लेगा। तो यही बात इन्होंने भी कही है कि बालक के ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति कितनी बढ़ी, यानी अगर बालक में ये क्षमता बढ़ गई तो ज्ञान तो वो प्राप्ति कर लेगा। फिर इसके बाद आते हैं पाठ्यक्रम पर। तो पाठ्यक्रम का निर्धारण इन्होंने बालक की वास्तविक आयु और मानसिक आयु के अनुसार होना चाहिए, इनका ये कहना है। तो अगर आप ये देखो तो यहाँ पर इस बात से आशय है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हो कि बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि और आयु का प्रभाव पड़ता है उसकी सीखने की गति पर। तो हम जब भी पाठ्यक्रम का निर्धारण करें तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप सभी जानते हो कि पाठ्यक्रम में विषय होते हैं और विषयों के साथ साथ पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं। तो उन विषयों और पाठ सहगामी क्रियाओं का जो चुनाव हम करें वो बालक की वास्तविक आयु और मानसिक आयु, मतलब वास्तविक आयु की बात यहाँ पर ये हो रही है कि कितनी आयु वर्ग का है वो कार्य वो बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां इतनी मजबूत और पुष्ट और इतनी प्रशिक्षित हैं या नहीं, इस बात को ध्यान में रखा जाए। और मानसिक आयु यानी उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार है या नहीं। इसके अलावा मंदबुद्धि तथा मेधावी बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि चूँकि आप जानते हो कि किसी भी कक्षा में 3 तरह के बच्चे सामान्यतः होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र, औसत बुद्धि और मंदबुद्धि। तो इनका ये कहना है कि खास तौर से मंदबुद्धि और मेधावी बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। मतलब अगर आप ये देखो, मंदबुद्धि जो छात्र होते हैं वो कक्षा के सामान्य छात्रों से भी पिछड़े होते हैं शारीरिक और मानसिक क्षमता में, ठीक है। तो अगर उनको कक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम की हिसाब से अगर पढ़ाया जाएगा तो वो उस पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं कर पाएंगे, यानी वो पिछड़े ही रहेंगे। तो जाहिर सी बात है मंदबुद्धि छात्रों के लिए अलग पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। इसी तरह से मेधावी बालक जो होते हैं उनके लिए भी विशेष पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें मानसिक खुराक आवश्यक है, क्योंकि उनकी सीखने की गति और उनकी मानसिक क्षमताएं सामान्य बालकों से ज़्यादा होती हैं। तो अगर सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम उनको पढ़ाया जाएगा तो वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे और इसके बाद खाली समय में वो क्या करेंगे, वो अनुशासनहीनता करेंगे या खुराफात करेंगे। तो जाहिर सी बात है उनको पर्याप्त मानसिक खुराक की आवश्यकता है। तो उनके लिए भी विशिष्ट पाठ्यक्रम, कुछ कठिन पाठ्यक्रम होना चाहिए। फिर इसके बाद इनका कहना है कि 8वीं कक्षा के बाद पाठ्यक्रम को विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए। इनका ये कहना है कि 8वीं के बाद ही पाठ्यक्रम को विभिन्न पाठ्यक्रमों में विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए, जैसे साहित्य वर्ग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कृषि वर्ग, वाणिज्य वर्ग। अब इनका देखिए इनकी विचारधारा कितनी उन्नत है। मतलब आमतौर पे ये माना जाता है कि मतलब हाई स्कूल के बाद, मतलब हाई स्कूल से ये होता है कि मतलब वो अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो इनका ये कहना है कि ये जो विभिन्न तरह के वर्ग हैं अब तो यही हो रहा है। अब तो 9th के बाद से ही हो जा रहा है कि साहित्य वर्ग, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग और कृषि वर्ग, वाणिज्य वर्ग, ये अलग अलग तरह से वर्ग बांट दिए जाते हैं। तो इसमें बालक अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार विषय वर्ग की चुनने की स्वतंत्रता होती है उसे, वो उसी के हिसाब से उनका चुनाव कर लेता है। जैसी रुचि होती है उसकी, साहित्य वर्ग में रुचि होती है, विज्ञान वर्ग में रुचि होती है, कृषि वर्ग जो भी है उसमें वो उस वर्ग का वो चुनाव कर लेता है।
इसके अलावा इनका ये कहना है कि पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों और सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके पहले हम लोगों ने डीवी को भी पढ़ा था, रूसो को भी पढ़ा, प्रकृतिवाद में भी पढ़ा था, विवेकानंद जी ने भी इस बात पर बल दिया है। तो हम विभिन्न विचारकों को हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने भी कहा कि पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं कि प्रत्येक बालक, आप ये जानते हो व्यक्तिगत भिन्नता मनोविज्ञान में आपने पढ़ा है कि संसार के प्रत्येक बालक मतलब योग्यता, क्षमता, रुचियों में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, कोई भी दो बालक समान नहीं होते। प्रेरणा, सबकी प्रेरणा अलग होती है। मूल्य और सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हम लोगों ने पूर्व सेमेस्टर में हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था। तो आप ये मान के चलो कि जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम अधिक से अधिक क्रियात्मक होना चाहिए। अगर आप ये देखो तो क्रियात्मकता की तो बात इन्होंने, इसके पहले हम लोगों ने जब प्रकृतिवाद भी पढ़ा था, प्रयोजनवाद भी पढ़ा था और अभी रविन्द्रनाथ टैगोर भी पढ़ा था, तो सब ने यही बात कही है कि पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक होना चाहिए। क्रियात्मकता पर इस तरह से सारे शिक्षा शास्त्री क्यों बल देते हैं? उसका कारण ये है क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि जो ज्ञान हम कार्य के माध्यम से या क्रिया के माध्यम से सीखते हैं, उस ज्ञान का अनुभव हमारे मस्तिष्क में इसकी इमेज या मानसिक चित्र के रूप में अंकित हो जाता है, उस कार्य का अनुभव अंकित हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम रटने वाला ज्ञान या किताबी जो ज्ञान होता है उसको हम कितना भी पढ़ें, बार बार पढ़ेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई मानसिक चित्र हमारे दिमाग में नहीं बनता। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि इन्होंने पाठ्यक्रम को अधिक क्रियात्मकता पर इसलिए बल दिया है क्योंकि इनका ये मानना है कि पाठ्यक्रम जितना ज़्यादा क्रियात्मक होगा, बालक उतना ज़्यादा क्रियाएं करेगा, उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां प्रशिक्षित होंगे और उन क्रियाओं के अनुभव उसके मस्तिष्क में संचित होंगे और वो लोग उस ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में कर पाएंगे फ्यूचर में। इसके बाद अगर हम आते हैं इनकी शिक्षण विधियों पर, तो शिक्षण विधियों में इन्होंने अपनी पुस्तक है इनकी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धतियाँ, उसमें उन्होंने इस बात की व्याख्या की है कि कैसे बालक को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जाए, जिसके अंतर्गत इन्होंने कुछ शिक्षण विधियों की बात कही है, जिसमें सबसे पहले आती हैं ये सारी शिक्षण पद्धतियाँ हम लोगों ने पूर्व में पढ़ी हैं, पिछले सेमेस्टर में पढ़ रखी हैं, फिर भी हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि सबसे पहला है प्रत्यक्ष पद्धति। प्रत्यक्ष पद्धति जैसा नाम से ही जाहिर है कि हमें जो कुछ भी बालक को सिखाना है हमें उसे प्रत्यक्ष अनुभव देना चाहिए। जैसे हम कह दें कि बालक को हमें फसलों के प्रकार पढ़ाने हैं, तो अगर देखें तो अगर हम बालक को कक्षा में वैसे ही बताएं कि विभिन्न तरह की फसलें होती हैं, रबी फसलें, खरीफ फसलें, ऐसा वैसा, तो बालकों को शायद उतना नहीं समझ में आएगा। अगर हम बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव कराएं जाके खेत में या जहाँ पर भी, मैंने एक फसल का उदाहरण दिया, इसी तरह के विभिन्न तरह के मतलब कॉन्सेप्ट अगर बालक के अंदर डेवलप करने हैं तो हमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे विज्ञान ही है तो विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि फला फला पदार्थ मिलाने से ये नए तरह का पदार्थ बनता है, या जो भी है, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। तो आप ये देखो तो उसको अगर हम केवल मौखिक रूप से वो ज्ञान बालक को प्रदान करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसके विपरीत अगर हम बालक को प्रत्यक्ष क्रियाएं करके या प्रत्यक्ष अनुभव करा करके उस ज्ञान को प्राप्त कराएंगे तो उसको आसानी से समझ में आएगा। इसके अलावा व्याख्यान विधि आप जानते ही हो, व्याख्यान विधि जिसमें व्याख्या के माध्यम से किसी गूढ़ ज्ञान को बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है एक व्याख्यान के रूप में। तो ये भी हम लोगों ने पूर्व में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करूंगा या बहुत ज़्यादा बल नहीं दूंगा। आप सब ये सारी शिक्षण पद्धतियों को पहले भी जाने कितनी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन है चूँकि सामने, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऐसी शिक्षण विधि जिसमें पाठ का विकास प्रश्न और उत्तर के माध्यम से किया जाता है। इसमें शिक्षक प्रश्न पूछता है, छात्र जवाब देता है, छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है, शिक्षक उसकी समस्या का निवारण करता है। इस तरह से इस प्रक्रिया के माध्यम से भी
पाठ का विकास किया जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कहानी पद्धति, तो अगर आप ये देखो तो कहानी पद्धति बहुत ही खास तौर से प्राथमिक कक्षाओं की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण पद्धति है, क्योंकि इसमें बालकों की स्वाभाविक रुचि होती है और कहानी के माध्यम से बालकों को आसानी से उनके नैतिक विकास किया जा सकता है, उनका बौद्धिक विकास किया जा सकता है, अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है, अच्छे मूल्यों का विकास किया जा सकता है, और कहानी सुनने में बालकों की स्वाभाविक रुचि होती है। इसके बाद है नाट्य प्रयोग। तो जैसा अगर आप ये देखो तो नाट्य प्रयोग भी बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें बालकों को अभिनय करने का अवसर मिलता है। अभिनय के माध्यम से वो सीखते हैं, नाटक के माध्यम से सीखते हैं, और उनकी छिपी हुई प्रतिभाएं भी बाहर निकल के आती हैं। और जैसे आप ये देखो कि इसके द्वारा भी बालकों का बहुत अच्छा नैतिक और बौद्धिक विकास किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जैसे हम महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़ते हैं जब, तो उसमें आप ये देखो कि उन्होंने सत्य पर इतना ज़्यादा जो फोकस किया है, उसकी प्रेरणा उन्हें मिली थी सत्य हरिश्चंद्र नाटक को ही देखकर मिली थी। तो उसी तरह से बालकों को नाटक के माध्यम से विभिन्न चीज़ों को आसानी से समझाया जा सकता है, और जब बालक नाटक भी करेंगे तो उनकी छिपी हुई प्रतिभाएं भी निकल के आएंगी। फिर इसके बाद है चलचित्र, यानी जाहिर सी बात है मूवीज़ वगैरह के माध्यम से भी हम बालकों को शिक्षण कार्य करा सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हो कि किसी भी कार्य को करने में हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सक्रिय होती हैं, लर्निंग उतनी अच्छी होती है। तो चलचित्र में हमारे, आप ये जानते हो कि हमारी पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो पांचों नहीं, हमारी मतलब श्रवणेंद्रियां और हमारी मतलब दृश्येंद्रियां ये प्रशिक्षित होती हैं। हम मतलब चित्र भी देखते हैं और आवाज़ भी सुनते हैं। तो जाहिर सी बात है ये क्या कहते हैं ज़्यादा प्रभावशाली है, और बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है मूवीज़ वगैरह में, तो इसके माध्यम से भी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इसके बाद किंडरगार्टन पद्धति है, तो जानते हो ये फ्रॉबेल की पद्धति है, और इसमें भी क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाता है, विभिन्न तरह की क्रियाओं के माध्यम से। इसके बारे में हम डिटेल में जब हम डीवी वो फ्रॉबेल पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसके बाद है योजना पद्धति। तो योजना पद्धति के बारे में हम पूर्व में पढ़ ही चुके हैं, जब प्रयोजनवाद पढ़ रहे थे। तो योजना पद्धति में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये किलपैट्रिक की शिक्षण विधि है, यानी इसके प्रणेता जो हैं वो किलपैट्रिक हैं, और इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, वो सारा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने ये कहा, साथ में इस बात पर बल दिया कि जो शिक्षण पद्धति का जो हम प्रयोग करें वो व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर करना चाहिए। इसीलिए आप ये देखो कि एक शिक्षक जो होता है विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, और ये इसलिए भी आवश्यक होता है कि क्योंकि जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो व्याख्यान विधि का प्रयोग करने के साथ साथ हम उसमें उदाहरण विधि का भी प्रयोग करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जिन्हें केवल व्याख्यान से वो विषय आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो उसकी सहायता के लिए हम किसी उदाहरण से उस व्याख्यान को जोड़ते हैं। साथ में हम प्रश्न भी पूछते हैं, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे कि ये हमें पता चल सके, हम छात्रों का ये मूल्यांकन कर सकें कि हम लोगों ने आज अभी जो पढ़ा है उसमें उन लोगों ने कितना ग्रहण किया। तो आज की कक्षा में इतना ही, कल आगे इसी के आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।